नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि बिहार में या पूरे देश भर की राजनीति में राजनेताओं के जहां तक सोचने की सीमा खत्म होती है, वहीं से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सोचने की सीमाएं शुरू होती है। लगातार राजनीतिक पंडितों को चौंकाने के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी राधाकृष्णन की। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वैसे सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग पक्की है। विपक्ष के उम्मीदवार भी अब आ चुके हैं मैदान जंग में, सुदर्शन रेड्डी। हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच मुकाबला होगा। लेकिन चूंकि बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसीलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसका क्या संबंध बनता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसका संबंध यह बनता है कि जिस जाति वर्ग से ये सीपी राधाकृष्णन आते हैं मित्रों, वो बिहार के अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार का जो सामाजिक समीकरण होता है, बिहार में जो जातियों की संरचना है, उसके अनुसार चूंकि देश भर के अंदर भारत में जो जाति का निर्माण की जो परंपरा रही है वो कर्म आधारित रही है। काम के अनुसार जातियों का निर्माण हुआ है। लोहा का काम करने वाला लोहार, ठीक है, और मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, खेती का काम करने वाला किसान, मतलब कृषक जाति है, मतलब कुशवाहा जाति है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सीपी राधाकृष्णन जिस गोंडू वलियार और वेल्लार जाति से आते हैं, वो जाति उत्तर प्रदेश तमिलनाडु की राजनीति में वही स्थान रखती है जो बिहार में कुशवाहा समाज की रखती है। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुशवाहा क्यों इतने महत्वपूर्ण है? कैसे बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के बहाने न केवल तमिलनाडु की राजनीति को साधा है बल्कि बिहार की राजनीति को भी साध लिया है? तो उसका ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम कौन? सम्राट चौधरी, कुशवाहा समाज। बिहार में गाहे बगाहे जब बीजेपी बात करती है कि नीतीश कुमार के साथ खेला होगा, मतलब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो नाम आता है सम्राट चौधरी। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम कौन? केशव प्रसाद मौर्य। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, कुशवाहा जाति के। आपको पता है एक देश के अंदर हर जाति की कई उपजातियां होती हैं, तो जिसे हम कोयरी समाज कहते हैं बिहार में, उस कोयरी समाज का जिसका टाइटल कहीं पर वर्मा है, कहीं पर मेहता है, कहीं पर महतो है, कहीं पर सिन्हा है, अब लोगों ने कुशवाहा लिखना शुरू कर दिया है, ठीक है। नहीं तो पहले कुशवाहा और लिखते उसकी मौर्य, शाक, सैनी, इस प्रकार की उपजातियां रही हैं। उसी से आते हैं हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उसी वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी बिहार में। और ये सीपी राधाकृष्णन भी वही जाति से आते हैं, कृषक जाति से आते हैं। और वह तमिलनाडु की राजनीति में ये कुशवाहा जाति से आते हैं। वैसे तो एक हो गया, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार न केवल अभी बिहार के चुनाव में बल्कि देश के हर राज्य के चुनाव में कुशवाहा जाति बीजेपी के योजना के केंद्र में है, ठीक है। बीजेपी हर राज्य में देखेंगे आप, जो सबसे बड़ी जाति होती है उसके बाद जो दूसरे नंबर की जाति होती है उसको दांव पर लगाती है। सबसे बड़ी जाति को दांव पर नहीं लगाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ अन्य पिछड़े वर्गों को एकजुट करना, हरियाणा में जाटों के खिलाफ अन्य जातियों को एकजुट करना, महाराष्ट्र में देखिए मराठाओं के खिलाफ अन्य जातियों को एकजुट करना, अब गुजरात में देखिए पाटीदारों के खिलाफ अन्य जातियों को एकजुट करना। बिहार में भी वही खेल है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल का ब्राह्मण, चूंकि अगले वर्ष चुनाव, देखिए एक और बात है, बिहार के साथ साथ नरेंद्र मोदी एक तीर से कई निशाने लगाते हैं, तो तमिलनाडु तो निशाने पर है ही, चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, तो केवल तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी दक्षिण भारत के राज्य हैं। लेकिन पूर्वी भारत में भी पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव है, तो उन चुनावों पर भी समझिए आप कि कैसे बीजेपी रणनीति बनाती है। तो उसमें पश्चिम बंगाल में जो 2 सवर्ण जातियां जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पर सवर्णों में ब्राह्मण और कास्ट,
ये दोनों जातियां लगातार ममता बनर्जी के साथ बनी हुई हैं। वैसे ही जैसे बिहार के यादव समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में यादव जाति के लोग हैं आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ, जैसे जाट जाति के लोग हरियाणा में कांग्रेस के साथ हैं, महाराष्ट्र में मराठा समाज जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के विलासराव देशमुख जैसे नेता रहे हो, प्रताप कौन चौहान है, अशोक चौहान और एक और हैं, उनके साथ रहता है, सिर्फ एकनाथ शिंदे के साथ रहता है, बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ कौन जातियां थी वहां पर, याद कीजिए, गोपीनाथ मुंडे की जाति, एकनाथ खड़से की जाति, ठीक है। भले ही अब एकनाथ खड़से पार्टी में नहीं है, गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे, ठीक है, उनकी पुत्रियां हैं, बेटियां हैं उनकी राजनीति में बीजेपी की तरफ से, ठीक है। तो ये चीजें जो बीजेपी करती है, सोशल इंजीनियरिंग, तो आप देखेंगे बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाना वहां, क्योंकि यादव वहां पर बिहार उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है, ठीक है। वहां पर पिछड़े वर्गों में सबसे बड़ी जाति है लोध, जिस जाति से उमा भारती आती है, ठीक है। तो अब इस प्रकार की बातें हैं, तो इसीलिए बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। और लगातार बीजेपी, आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो लगातार कुशवाहा समाज, अब देखिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की राजनीति को चुनौती कब मिली बिहार में, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में लव कुश एक जगह आया, तो वहीं से शुरुआत हुई। तो बीजेपी की रणनीति का केंद्र में कुशवाहा समाज रहा है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी की सीपी राधाकृष्णन का नाम तय करते समय कहीं ना कहीं तमिलनाडु की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति भी नरेंद्र मोदी के दिमाग में था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब लग रहा था ऐसा कि सीपी राधाकृष्णन का चुनाव एक तरफा हो जाएगा, अनओपोज्ड होगा, लेकिन नहीं, एक मास्टर स्ट्रोक, वैसे वो सफल होगा नहीं, चूंकि अंक गणित जो है वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में वर्तमान में जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति के लिए, वो 782 सदस्यों का है, जिसमें 427 सीटें सदस्य जो है वो एनडीए के साथ हैं, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य एनडीए के साथ हैं अभी तक। वही महागठबंधन के साथ 355 है, 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के, ठीक है। अब देखना है इसमें एक और पेच होना है क्या, जैसे कि विपक्ष ने उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, जो जस्टिस रहे हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, आंध्र प्रदेश से आने वाले हैं। तो जैसे बीजेपी ने एक तीर मारा था एमके स्टालिन पर कि चूंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी का चूंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है, तो धर्म संकट एमके स्टालिन के लिए खड़ा कर दिया बीजेपी ने। और यह धर्म संकट के कारण ही एमके स्टालिन ने यूपीए जो इंडिया अलायंस है उसके नेताओं को कहा था कि आप भी उम्मीदवार तमिलनाडु से दे दीजिए तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अब मुकाबला होना है, लेकिन मुकाबला बराबरी का इसलिए होगा कि अब तक देखिए चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के लिए धर्म संकट है, पहले केवल एमके स्टालिन के लिए धर्म संकट था, अब चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के लिए भी धर्म संकट है, ठीक है। तो अब देखना है कि इस धर्म संकट का इलाज क्या होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि ये जो धर्म संकट है, कुशवाहा कांड तो है ही, उपराष्ट्रपति में तो निश्चिंत रहिए सीपी राधाकृष्णन तय है। अगर ये खेल भी हो गया, अगर तमिलनाडु एमके स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी का, तब भी क्या होगा, बराबरी का मौका, इधर के उधर, उधर का उधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अंतोगत्वा इससे जीत और हार पर अंतर नहीं पड़ेगा, ये बात लगभग स्पष्ट है। लेकिन मजा जरूर आएगा, देखना होगा कि एमके स्टालिन इसको कैसे फेस करते हैं। चूंकि याद रखिए आंध्र प्रदेश में चुनाव इस वर्ष नहीं है, आंध्र प्रदेश का चुनाव 4 वर्ष बाद होना है, लेकिन तमिलनाडु का चुनाव 8 महीने में होना है। फैसला एमके स्टालिन के लिए ज्यादा कठिन है और सुदर्शन रेड्डी को जिता लेना विपक्ष के लिए असंभव के बराबर है, लगभग असंभव। मैंने कहा असंभव कभी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखना है क्या होता है और नरेंद्र मोदी के कुशवाहा कांड का क्या होता है। दोनों चीज़ों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।